अगर आप कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या रेलवे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो साइंस में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्रकार के एग्ज़ाम में। तो चलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। हम सभी पॉइंट्स को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखिए। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं या क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है। यही परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। जब जैसे ही अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, तो कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक होता है अस्थायी परिवर्तन और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। तो अस्थायी परिवर्तन के बारे में पहले देखते हैं, जिसे भौतिक परिवर्तन भी बोलते हैं, जिसे फिजिकल चेंज भी बोलते हैं। तो वह परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन, उसके बाद मोम का गलना और जल का वाष्प। उसके बाद अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं या रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, तो एक नया पदार्थ बन जाता है और वह परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। नया पदार्थ भी बन जाता है लेकिन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहा पर जंग लगना, मोम का जल जाना और दूध से दही का बन जाना, ये सब का सब क्या है, तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल जैसे रिएक्शन हो गया, नया पदार्थ बनेगा ही बनेगा। ये उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद चलिए आगे का पॉइंट्स देखते हैं। आगे के पॉइंट्स में ये है कि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया तो ये फिक्स रिएक्शन होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, जो हो गया हो गया। उसके बाद अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। ओके। उत्पाद जो होता है, ये उत्पाद प्रोडक्ट, ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पाद बनता है। अगला पॉइंट है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणु की संख्या समान होती है। जो बैलेंस रिएक्शन होता है उसमें परमाणु की संख्या लेफ्ट और राइट में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए Na+Cl है, तो सोडियम और क्लोराइड अभिक्रिया में भाग लिए हैं तो NaCl बना है। ठीक है। NaCl ये रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड होता है उसे अभिकारक रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। जैसे उदाहरण एक दिए हैं कि हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी H2+O2 मिलकर 2H2O यानी H2O का निर्माण करता है। क्योंकि ऑक्सीजन अकेले रह नहीं सकता है, इसे दो ऑक्सीजन की ज़रूरत होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन भी अकेले नहीं रहता है, हाइड्रोजन परमाणु अकेले नहीं रहता है, इसके पास भी दो परमाणु होना ज़रूरी है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन लेना पड़ा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो दूना कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया और इधर भी 4 हाइड्रोजन है। अगर 2 से गुना है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन। ये कैसे हुआ, आगे क्लास में हम ज़रूर बताएंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया, जब संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे ना अभिक्रिया में, तब इसको बताएंगे, दूसरा चैप्टर में बताएंगे इसको। यहाँ पर देख लीजिए H2+O2 मिलकर क्या होता है, तो H2O2 जिसे ब्लीच कहते हैं। ठीक है ना, ब्लीच यानी लिक्विड, जिसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कहा जाता है।
उसके बाद देख लीजिए गैस के 2 परमाणु के साथ स्थिर रहता है। गैस जो होता है हमेशा 2 परमाणु के साथ हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। यह नीचे अणु रखता है। यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं 2 2 2 2 जो देख रहे हैं ये सब नीचे में अपना क्या करता है, अणु को रखता है। यानी जितने भी गैस होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में सब अपने अपने 2 परमाणु साथ में रखता है, तभी क्या होता है, स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए O2 हो गया, N2Cl2H2। धातु अपना अणु सामने रखता है या आगे रखता है। जितने भी धातु होता है, मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना अणु को सामने रखते हैं या आगे रखते हैं। जहाँ पर देख लीजिए 2Na या 2Fe, तो क्या हो गया, ये धातु हो गया और ये अपने आगे रखता है अणु को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2Na प्लस Cl2 मिलकर 2NaCl होता है। उसके बाद 2Ca का मतलब कैल्शियम प्लस O2, तो 2CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये 2 जो है सो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगा है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, उसके बाद देख लीजिए कि कुछ रिएक्शन होने के बाद गर्म हो जाता है और कुछ रिएक्शन के बाद ठंडा हो जाता है। आप जानते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो उसमें गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जो हीट को सोख लेता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, जो हीट को नहीं सोखता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ऊष्माशोषी में हीट को क्या करता है, सोख लेता है, और ऊष्माक्षेपी में हीट को सोखता नहीं है। इसमें हीट बाहर निकल जाते हैं ऊष्माक्षेपी में। जैसे उदाहरण में चूना प्लस पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, इसमें हीट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, केमिकल रिएक्शन के टाइप देखते हैं। तो अभी देखे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो वो अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हीट क्या होता है, बाहर निकल जाता है, उसमें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसमें निका यानी सिस्टम का तापमान क्या होता है, घट जाता है। चूँकि हीट बाहर होता है तो स्वाभाविक है कि तापमान टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए CH4 प्लस 2O2 मिलकर क्या बना, तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ओके, उसके बाद विखंडन अभिक्रिया जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है। जल में CO2 का घोलना क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी होता है। उसके बाद जल में चूना का घोलना क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी होता है। उसके बाद अम्ल या क्षार के घोलने की प्रक्रिया क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी होता है। इसमें क्या होता है कि हीट जो होता है बाहर निकल जाता है। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वह रिएक्शन जिसमें आसपास के हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसमें सिस्टम का तापमान बढ़ जाता है। जैसे N2 प्लस O2 प्लस हीट मिलकर 2NO। जैसे वाष्पोत्सर्जन सबसे अच्छा उदाहरण है, और वाष्पीकरण में क्या होता है, हीट को अवशोषित कर लेता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, जो कम रिएक्टिविटी होता है, वो यौगिक से क्या करता है, तो उसको अलग कर देता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि जिंक है, जिंक को बोलते हैं Zn, उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए ये क्या होता है, तो मेटल से अभिक्रिया करके, और इसे पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जैसे ही मेटल से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, तो बाहर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ZnSO4, ये ZnSO4 और H2 जो है वो बाहर निकल गया। उसके बाद जिंक देख लीजिए CaSO4। तो जिंक जो है सो SO4 से रिएक्शन करके यहाँ पर कैल्शियम को बाहर कर दिया है, FeCaSO4। तो FeSO4 होगा, कैल्शियम क्या होगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए
कि धातु की क्रियाशीलता श्रेणी सभी प्रकार के एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम में ये साइंस का सबसे बेहतरीन सदाबहार क्वेश्चन है कि क्रियाशीलता से एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता ही है। तो इसे आप रट लीजिए सीधा। जैसे सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम Ca होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, लोहा होता है, उसके बाद Pb होता है, ठीक है ना, सीसा जिसको बोलते हैं, लेड जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद Hg हो गया, मरकरी हो गया, उसके बाद चांदी हो गया Ag, उसके बाद सोना होता है Au। तो ये क्रम आपको याद रखना है, रट लेना है इसे। इस रिएक्शन में कोई थर्ड पार्टी आकर पहले से मौजूद पदार्थ को बाहर कर देता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कोई थर्ड पार्टी आ गया, ठीक है ना, और पहले से जो मौजूद होता है उसको बाहर कर देता है। जैसे अभी अभी देखे यहाँ पर ये क्या है, थर्ड पार्टी है जो पहले से मौजूद था CSO4, इसको बाहर कर देता है Ca को। ये Ca को क्या करता है, बाहर करता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ गए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए Zn H2SO4 था, तो H2SO4 पहले से था एक साथ, जैसे ही जिंक आया H2 को क्या कर दिया बाहर, यानी थर्ड पार्टी क्या किया, एक साथ जो मौजूद था उसको ही बाहर कर दिया। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान, इसमें आयन का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का सामान्य सूत्र ये होता है, जैसे AB हो गया और प्लस CD हो गया, तो A के साथ क्या होता है, तो D होता है, और B के साथ C होता है। जैसे AgCl प्लस NaNO3 है, तो Ag सीधा NO3 से जुड़ जाएगा, उसके बाद Cl जो है Na से जुड़ जाएगा, NaCl बन जाएगा। समझ गए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि Na2SO4 और CaCl2 है, तो Na2 जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है सो BaSO4 अपना एक साथ आ गया, उसके बाद Na2 और Cl2 एक साथ आ गया, जिसे NaCl यानी NaCl बना लिया दोनों मिलकर। उसके बाद देख लीजिए 2NaOH प्लस H2SO4 है, तो Na जो है SO4 से एक साथ जुड़ जाएगा, उसके बाद OH और H2 मिलकर H2O बना देगा। उसके बाद देख लीजिए BaCl2 प्लस H2O, तो आप जानते हैं कि Ba जो है SO4 से जुटेगा, ठीक है ना, और H2Cl2 यानी 2HCl एक साथ हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव हो उसे उत्क्रमणीय रिएक्शन कहते हैं। इसमें ऊष्मीय वियोजन एक अनुत्क्रमणीय रिएक्शन होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि पानी जो होता है बर्फ़ बन सकता है, बर्फ़ से पानी भी बन सकता है। जैसे H2 प्लस I2 मिलकर 2HI बना सकता है, और इससे ये भी बन सकता है, इससे ये बनेगा, इससे ये बने, यानी रिवर्सिबल चेंज दोनों तरफ होते रहता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या होगा, तो दोनों दिशा में संभव नहीं हो सकता है, केवल एक ही दिशा में। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आगे के वीडियो में गैसियस लॉ पर आएंगे। जैसे बॉयल्स का लॉ होता है, चार्ल्स का लॉ होता है, ठीक है ना, तो ये सारे लॉ आपको बताएंगे आगे की वीडियो में, अगला वीडियो में। तब तक आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। और हमारे साथ अगर नए जुड़ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से बेहतरीन एक से बढ़कर एक आपको वीडियो देने वाले हैं। और आप अगर फ्री नोट्स चाहते हैं
तो आप कमेंट कीजिएगा, तो ज़रूर हमको ये जो है आपको PDF के रूप में बिल्कुल फ्री दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो ज़रूर आप इस वीडियो को बार-बार देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।